नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अवैध बालू खनन के मामले में जसपुरा क्षेत्र रहवासी पत्रकार पर फर्जी एफआईआर होने से आहत पत्रकार दिनांक 17 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठे, जिनका समर्थन करने आज कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव पहुंचे। जी, क्या मामला है जो आप यहाँ बैठे? हम 5 सूत्री ज्ञापन अपना राज्यपाल महोदय को देने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे संज्ञान में आया कि मीडिया बंधुओं पे ऊपर ही मुकदमा हो गया है। ये लोग अपनी सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे। बालू खदान में जो गलत तरीके से वहाँ खदान संचालित हो रही थी, उसकी सारी फुटेज इन लोगों ने बनाई और वो जनता के बीच में रखना चाह रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। तो जो ये लोग काम करा रहे थे, उनको ये आभास हुआ कि पोल खुल जाएगी, तो इन्होंने जो है इनके ऊपर जो है हमला करके इनका मोबाइल छीन लिया, संबंधित चीज़ें छीन ली और उल्टा इन्हीं के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा पंजीत करा दिया। अब मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। अगर वो उसी के ऊपर इस तरह का कृत्य होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा? कैसे ये लोग सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे जब इन्हीं लोगों को सच दिखाने के उसमें इस तरह का इनको परेशान किया जाएगा? तो मैं बतौर शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव अपने टीम के साथ यहाँ इनको समर्थन देने आया हूँ और आश्वासन देने आया हूँ कि आपकी लड़ाई में हम पूरी तरीके से साथ हैं और शासन प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि इसकी सही जांच करा के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और इनके साथ न्याय। पुलिस के रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा विकास दुबे कांड हो, उसमें भी पुलिस का जो कानपुर में एक लड़के का अपहरण भी हुआ था, उसमें भी पुलिस का रोल देखा गया था। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुखद है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस कोरोना पीरियड में जो हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं पुलिस के, जो छोटे, जैसे मैं चौकी और कोतवाली की बात करूं, वहां आम जनता की कोई सुनवाई इस समय नहीं हो रही है। वो बेचारे भटकते हैं, उल्टा उन्हीं को मुकदमे में फंसाया जाता है, आर्थिक रूप से उनको भी परेशान किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सरकारें देखिए आती हैं जाती हैं, ये एक अलग विषय है। गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए, जिससे उनको राहत मिल सके। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के कोविड हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं का बोलबाला। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार विजय राम जायसवाल को कोरोना पॉजिटिव के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 24 घंटे की आप बीती को पत्रकार ने अपने मोबाइल से वीडियो क्लिप के द्वारा सोशल मीडिया पर किया वायरल। डॉक्टरों की व्यवस्था, खाने की दयनीय व्यवस्था और गंदगी के बीच रहने को आमादा। मामला जनपद बाराबंकी के चंद्रा हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। राम जायसवाल, पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा, फतेहपुर बाराबंकी। कल हमको फतेहपुर सीएससी द्वारा बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपका बेटा, दोनों लोगों को जरिए एम्बुलेंस हम लोगों को चंद्रा हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। कल करीब 3 बजे हम लोग आ गए थे और 12 बज रहा है। कोई हम लोग से प्रोत्साहन, ना कोई डॉक्टर मिल आया है, ना कोई व्यवस्था, कोई अव्यवस्था नहीं है और यहाँ तक कि जो सही न साफ पानी मिल रहा है, लैट्रिन में इतनी गंदगी है कि जहाँ लैट्रिन जाने की हिम्मत नहीं होती है और खाना भी जो है सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। नाश्ते में के लिए मारामारी है। करीब 100 मरीज यहाँ भर्ती हैं और नाश्ता नाम मात्र का आता है, वो वही लापरवाही हो जाता है। इस व्यवस्था को सुधारने न होने से बहुत मरीज परेशान हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में प्रबंधन के विरुद्ध अब रैयतों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। रैयत अब अपने अधिकारों को लेकर न सिर्फ मुखर हो चुके हैं बल्कि सीसीएल प्रबंधन से आर पार के मूड में भी हैं। रैयतों ने मशीन के बजाय मजदूरों से वाहन में लोडिंग, जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा व सीएसआर नीति के तहत विस्थापित गांव में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग को लेकर आंदोलित रैयतों ने आज आम्रपाली कोल परियोजना में जमकर हंगामा किया। अब एकजुट हैं
और इसका एक सब करने के लिए हम लोग सब एकजुट हैं और कटिबद्ध हैं। इसका हम लोग पालन करेंगे सोशल डिस्टेंस में रहते हुए। 4 सूत्री मांगों में आप लोगों का क्या क्या मांग है? 4 सूत्री मांगों में पहला मांग है विस्थापित प्रभावित बेरोजगार ग्रामीण मजदूर से वाहन लोडिंग किया जाए। दूसरा है गैरमजरूरी जमीन को यथाशीघ्र भौतिक सत्यापन कराकर नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए। तीसरा है मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य शिक्षा पानी बिजली, और उसी के अंतर्गत जो भूमि में फोरेज लगा करके रखा है वो फोरेज को हटा करके और उस पर भी नौकरी दिया जाए। चौथा मांग है हम लोग का जो कम नहीं हो रहा है चौथा मांग है हम लोग को जो यहाँ के मजदूर हैं टोटल जो गैर मजरूरी जमीन या रैयती जमीन पे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 लगा है उसको या तो अविलंब हटा दे या तो उस पर यथासंभव यथाशीघ्र नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए, क्योंकि लड़की की शादी रोग बीमारी ये सब होती तो जमीन हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीसीएल का कहना कि जमीन तो अभी तक हम लोग ग्रामीण का लिए ही नहीं है। सर आप पेपर में देख सकते हैं LRDC से CO तक टोटल यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तक धोरधोरवा नदी तक सेक्शन 9 और 11 लगा दिया है। दूसरा कहना सीसीएल का कि हमने नौकरी दिया, जिसका कागज मिला हमने उनको नौकरी दिया, जिनकी कागज हमारे पास नहीं आई उनको मैंने नौकरी नहीं दिया। सर CCL ठगी का काम कर रही है। यहाँ तो प्रूफ सीधा, फिर हम लंबी थोड़ा बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो फाइल दिया था, नियुक्ति पत्र दिया, उस पर पहल नहीं किया गया तो वो क्या बोलेगी? CCL ठगी का काम कर रही है। सर इन लोगों ने कुछ दिनों पहले मांग पत्र एक दिया था जिसमें इनके जो नेता अभी यहाँ हैं राजेंद्र प्रसाद और इनके साथ 3-4 लोग आए थे। हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया जो इनकी प्रमुख बातें थी मूलभूत सुविधा वगैरह की, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है इनको बताया और कुछ इनका डिमांड था वो भी ये लोग बोले, वो भी हम लोग सब लिखे ये कि जल्द से जल्द उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ तक मूलभूत सुविधा की बात थी उस पर डिटेल पे डिस्कशन हुआ था। उसके बाद बात हुई फोरेज वगैरह की, फोरेज हटाने की है। तो फोरेज राज्य सरकार का मामला है, फोरेज में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम लोग की ज़मीन जो हम लोग बात करते हैं ऊपर लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बात हो रही है, लेकिन फोरेज हटाने का मुद्दा या ज़मीन सत्यापन का मुद्दा ये सब राज्य सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने इनको बताया। धनबाद में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पद दिया गया, उस पर अभी तक नौकरी नहीं मिला। उसमें जिनका क्लियर था उन सबको नियुक्ति दी गई। उसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे किसी का ज़मीन जैसे जे था वो सब में रुका हुआ है। उसके कारण से कुछ है कि हमारी CCL की नीति है कि जो विदिन 5 ईयर्स जो लैंड यूज होने वाली है उसी पर नौकरी देती है, बाकी पर मुआवजा सब पर मिलता है, लेकिन नौकरी जो है जो 5 साल जो आगे यूज होने वाली है उसी पर मिलती है। तो उससे 5 साल के इसके बाहर जिनका ज़मीन था उनका नौकरी का केस सही में फंसा हुआ है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें हम लोग आगे भी बात भी करेंगे। इन लोगों से सब डिस्कस हुआ, लेकिन इन लोगों का लास्ट में यही कहना। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय किसान बाजार में जिलाध्यक्ष महेश कश्यप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष की प्रबल संस्तुति पर प्रदीप कुशवाहा के जिला उपाध्यक्ष व बबीना विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर पार्टी की नीतियों व पूर्व में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच लाकर मिशन 2020 की तैयारी करने को कहा गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष व बबीना विधानसभा प्रभारी प्रदीप कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी श्री प्रदीप कुशवाहा जी को मनोनयन पत्र देना था। उनके साथ साथ लोहिया वाहिनी के विधानसभा के अध्यक्ष जयदेव शिवहरे जी को मनोनयन पत्र देना था। उसी का एक कार्यक्रम था छोटा सा, जिसमें इनके साथ में सभी समर्थक आए और सभी लोग हम जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी हर वर्ग को लेकर साथ में चल रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज प्रदीप कुशवाहा जी को, जो कि
एक समाजसेवी हैं और पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाते हुए और जिले का उपाध्यक्ष नामित करने के लिए कहा था, सो वो आज नामित किया है। आपको इतना महत्वपूर्ण पद मिला है आज समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या रणनीति आगे की? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी का, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेश कश्यप जी का, साथ ही समस्त नेतागण का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी को मैं पूर्णतः अपनी हर तरीके से जिम्मेदारी के तहत निभाऊंगा और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। साथ ही 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी करते हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में लगभग 10 दिन पूर्व हुए 5 साल के बच्चे ध्रुव अपहरण मामले में आज पुलिस ने जो खुलासा किया उसने एक कलयुगी मां की तस्वीर समाज के सामने आ गई है। इस कलयुगी मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह अपहरण का खेल रच डाला था। एसएसपी ने आज आरोपी मां को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार करते हुए पूरे ध्रुव अपहरण कांड का पटाक्षेप कर दिया। यहाँ पे जनपद मुरादाबाद में एक किडनैपिंग हुई थी जिसमें रैंसम कॉल आ रही थी 30 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी छोड़ने के बाद में, और इसमें हम लोगों ने अगले ही दिन बच्चे को सकुशल गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। शुरू से ही ये शक था, केवल पुलिस टीम इसलिए ज़्यादा सतर्क थी कि कहीं बच्चे का मर्डर ना हो जाए, क्योंकि इसमें फैमिली के बहुत ही क्लोज लोग शामिल थे और लगातार सूचनाएं लीक कर रहे थे, किडनैपर तक बता रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ही सतर्कता के साथ इसमें काम किया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें 2 लोग तेलंगाना के निकल के आए, जिसमें एक अशफाक है जो इस यहाँ तक आया था, गाड़ी से आए, फिर नोएडा ले गए और फिर वहाँ पे बच्चे को छोड़ा। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी आया कि जो बच्चे की माँ है फेसबुक के ज़रिए अशफाक के संपर्क में आई थी और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही पिछले 2 साल से। कई बार अशफाक यहाँ पे आया, कभी रामनगर, कभी मेरठ, यहाँ होटल में रुका। इवन इनके घर के बगल में किराए पे भी करीब 15 दिन के आसपास रहा, तो बच्चा उससे भी परिचित हो गया। और इन लोगों की प्लानिंग थी कि इनको पैसे मिल जाएंगे, तो इसमें जो महिला है ये पैसे लेकर के अशफाक चूँकि पैसा उसको मिल जाएगा, वो महिला के साथ चले जाएंगे लोग हैदराबाद, वहाँ रहेंगे, वहाँ जिम खोलेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। इसमें माँ का रोल है, अशफाक है एक, इनके प्रेमी हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ऑलरेडी पुलिस टीम ने 6-7 दिन पहले ही इनको तेलंगाना में अरेस्ट कर लिया था। सारे एविडेंस प्रस्तुत किए गए और इनको हम लोग 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पे ले आए थे। रिमांड की अवधि चूँकि पूरा हो रही है, लोग आने में इनको टाइम लगा, तो इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये कोई इस तरह का प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, सिर्फ ये प्रेम संबंधों और एक दूसरे से शादी करने के लिए ये सारी प्लानिंग रची गई थी और मार्च के महीने से ये चीज़ शुरू हो गया था। इसके पीछे वजह ये थी कि महिला संतुष्ट नहीं रहती थी अपने पति से, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं मिला था, अपने नाना के यहाँ रहते थे और इनकी जानकारी में था कि इनकी मौसी के पास पैसा है और इनकी जो सासू है उन्होंने भी प्लॉट बेच के 12 लाख रुपये ले लिया। बिल्कुल भी ये इन लोगों का उम्मीद नहीं था कि पुलिस में मामला जाएगा, क्योंकि महिला ने एक भी बार 4 घंटे हो गए किडनैपिंग को, कहीं ना पुलिस ने फ़ोन किया ना अपने पति को फ़ोन किया था। पति जब वापस आया, जब जैसे ही उसको पता चला कि बच्चा गायब है, तो उसने ढूंढा, पुलिस में फ़ोन कर दिया। पुलिस में फ़ोन करने के बाद जब पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो महिला ने जो इनके प्रेमी थे उनको बता दिया और वहीं से रैंसम कॉल शुरू हो गई। इसमें वीओआईपी कॉल के माध्यम से किया गया था। सेम वीओआईपी कॉल से महिला को मार्च के महीने में भी कॉल किया गया है, ट्रायल किया जा रहा था कि ये कॉल लगता है कि नहीं लगता है। हमारे पास सारे 65B के सर्टिफिकेट सहित CCTV फुटेज सहित रिकॉर्डिंग सहित यहाँ पे होटल में जहाँ पे आके रुके थे वहाँ के CCTV फुटेज है, वहाँ पे रजिस्टर नाम है, कोई कंपनी में बुक कराया था उसके 65B के सर्टिफिकेट है, टोल के सारे हैं, गाड़ी भी रिकवर हुई, जो गाड़ी लेकर के आए थे उसकी भी फुटेज है। इवन गाड़ी में जिस दिन गाड़ी आई थी उस दिन महिला खुद जा करके सुबह के समय उस गाड़ी में बैठी थी। फाइनल प्लानिंग वहाँ रामलीला ग्राउंड में गाड़ी के अंदर, उसके भी फोटोग्राफ्स इन लोगों ने अपनी फोटो ली। केस बिल्कुल क्लियर है। बस ये जो घटना है ये बहुत ही अप्रत्याशित
चीज़ भी है जो सामाजिक रूप से इसको स्वीकार करने में भी थोड़ा सा एक चीज़ें आती है, लेकिन इसके माध्यम से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हम जहाँ भी रहें, जो कितना भी हमारा करीबी कोई आदमी हो, तो हम हमेशा अपने आँख नाक कान जरूर खुले रखें ताकि कहीं कोई समस्या न हो। सर पुलिस को जो है मोबाइल से कुछ वीडियो भी उपलब्ध हुई है? सारे वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है और इसमें डेटा भी क्या है सर उस वीडियो में, किस जिससे वीडियो में सारी चीज़ें हैं। जिस होटल में रखा गया था बच्चे को पिज्ज़ा ऑर्डर किया गया स्विगी से, इसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास आया और पिज्ज़ा खाते हुए उसका वीडियो, जिसमें जो अशफाक है उसने खुद अपने साथ वीडियो बनाया है नोएडा के होटल में, वो भी हमारे पास है। होटल मिलान में भी जो वीडियो है वो भी हमारे पास है। सारी चीज़ें इसमें हमारे पास है। फोटोग्राफ्स भी बहुत कम से कम 100 से 200 फोटोग्राफ्स हमारे पास है। सर क्या बच्चों को पहले ही ट्रेन करा गया था कि कुछ ना बताया? 15 दिन की ट्रेनिंग, जैसा महिला ने बताया, 15 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी और वापस आने के बाद जब बच्चा वापस आ गया तो फादर ने कई बार पूछा कि बच्चे ने बताया है कि मम्मा ने भेजा था, तो वो कौन आदमी था। तो इस दौरान मौका मिल गया, जैसे ही फिर उसके बाद कोई चीज़ पूछता, उसका फादर पूछने की कोशिश करता था तो लड़का तुरंत जाली में या कहीं दरवाजे में अपना सिर मारने लगता था। इवन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताया इसके अलावा, प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी थी। सर जो वीडियो रिकॉर्डिंग इन्होंने की है होटल्स के अंदर, तो इनका पर्पस पता लगा कि क्यों रिकॉर्डिंग करने की? वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बताया प्रेम संबंध का मामला था, तो जो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग किया था, चूँकि ये लोग लगातार एक दूसरे से कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे की फ़ोटो भेजते रहते थे। उसी से हमें बहुत ढेर सारी, जब हमने सोशल साइट सब खंगालनी शुरू करी तो उससे बहुत ढेर सारे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ भी हमें मिले, उस पर भी शेयर किया गया। शायद इनको चूँकि VOIP कॉल थी तो इनको ये बिल्कुल पता था कि पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी इस चीज़ को और कनेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सबूत छोड़ के चली जाती हैं। सर किस तरह से इन लोगों की दोस्ती हुई कुछ इसमें? फेसबुक के माध्यम से, पहले मैंने बताया फेसबुक के माध्यम से 2 साल पहले से चैटिंग शुरू हुई, वहीं से इनकी दोस्ती हुई। सर ये जो प्रेमी था माँ का, इसने फिर छोड़ा कैसे? इसे कहाँ से अपडेट मिल रहा था कि पुलिस सक्रिय हो गई है? अब मैंने बताया कि एक मोबाइल इसके प्रेमी ने खरीद के यहाँ दिलवाया था ऑनलाइन और सिम भी यहाँ से लिया गया था महिला, वो महिला के पास वो मोबाइल था। उसी से वो लगातार जो भी गतिविधियाँ यहाँ पे पुलिस की हो रही थी, क्योंकि मेरे कैंप कार्यालय भी दोनों लोग आए थे, जैसे ही कैंप कार्यालय से लोग बाहर निकले तुरंत बता दिया कि जो है मीडिया और पुलिस में लग गई, सबको जानकारी आ गई। तो उन्होंने रात में ही बच्चे को छोड़ने का तय कर लिया था कि पुलिस को जानकारी में आ गई, टीम सब जगह जा रही है। लेकिन उस समय लॉकडाउन था, रात में 9 बजे के बाद कहीं बस वगैरह मिलता नहीं, तो जहाँ ये नोएडा के होटल में रुके थे तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी जाओगे अगर गाजियाबाद की तरफ तो पुलिस चेक करेगी। तो ये फिर सुबह का प्लान बना लिया कि सुबह छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ा उस पर लिखा, बाकायदे चप्पल वप्पल पहना के सारी चीज़ छोड़ी। प्रेमी मुरादाबाद आया था क्योंकि भी इसका प्रेम बताया मैंने, मुरादाबाद प्रेमी आया था, कम से कम 3-4 बार आया था। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके